हेलो एवरीवन। और इस वीडियो के अंदर आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर है 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने रदरफोर्ड तक का जो चीज़ है वो पढ़ लिया, और हमने ये भी पढ़ लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब बोहर ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ ली थी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक प्रोवाइड कर लिया है, आप वहाँ से जाके ज़रूर इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द टॉपिक ऑफ वैलेंसी। तो बेसिकली वैलेंसी होती क्या है? वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, किसी भी एटम का। ठीक है, मतलब वो उसकी ऐसी कंबाइनिंग कैपेसिटी, एक एटम की ऐसी कंबाइनिंग कैपेसिटी जिससे उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ही, मतलब जितने भी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या वो किसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है, ताकि वो बेसिकली क्या कर ले, अपने आप को स्टेबल बना ले। ठीक है, यानी 8 आ जाए मैक्सिमम उसके आउटर शेल के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें हमेशा पूछा जाता है। अब यहाँ ये तो थी हमारी वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब हमारे आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे मैं सोडियम की बात करूँ, Na की बात करते हैं हम सोडियम की, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,8,1। ठीक है, तो अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 1, क्योंकि यही हमारा कॉन्फ़िगरेशन की आखिरी क्षण में आ रहा है। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? देयर विल बी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही हम ना अब और भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढ सकते हैं। तो इसका मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है? ये चीज़ है हमारे डायग्राम की। ठीक है, सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं उनकी सिस्टमैटिक क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर है उन्हें 18 एलिमेंट्स का। ठीक है, तो बेसिकली अब उन्होंने क्या यहाँ पे बताया दैट फ्रॉम द बोहर-बरी स्कीम। हमें बोहर-बरी स्कीम से क्या पता लगा? वी ऑल्सो नो दैट द आउटर शेल ऑफ एन एटम, हमें पता ना कि आउटर शेल ऑफ एन एटम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैव अ कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स देन कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट वैलेंसी इज 0। ठीक है, अगर मतलब आखिरी शेल में कोई भी, मतलब जो आखिरी शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे, वैसे तो अगर जैसे ना हीलियम की बात करें तो हीलियम की वैलेंसी क्या होती है? हीलियम की वैलेंसी होती है 0, क्योंकि ना ही ये कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना ही ये लूज़ करेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये एक इनर्ट एलिमेंट है। ठीक है, जैसे और भी इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे गैसेस, जो मतलब थोड़ी सी गैसेस नहीं होती, जैसे आर्गन हो गया हमारा, हीलियम हो गया जो सेकंड एलिमेंट है हमारा, तो ये होती हैं इनर्ट गैसेस। इनकी हमेशा जो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इनकी जो वैलेंसी रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी? 0। यहाँ पे लिखा है द हीलियम एटम हैज़, देखते हैं, द हीलियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, लेकिन उसकी वैलेंसी क्या होगी? उसकी वैलेंसी होगी 2, 0, क्योंकि ना वो कोई भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर सकता और ना ही गेन कर सकता है, क्योंकि 2 हो गए, है ना। पहले के अंदर तो 2 ही होनी चाहिए ना, तो मतलब वो भी स्टेबल हो चुका है, अब उसको किसी भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ना ये है हमारी लिस्ट है हमारी कॉम्पोजिशन एलिमेंट्स की। ठीक है, 18 एलिमेंट्स जो हमारे फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। फिर इसके बाद है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो ना मैंने ना इसकी ना मतलब मैंने ना ट्रिक्स ही बना रखी है। ठीक है, मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। मैं ना मतलब ना हमें बहुत डिफिकल्टी होती है इन सारे एलिमेंट्स को याद करने की, 1 से लेके 18 या 20। ठीक है, फर्स्ट 20 को याद करने में या फर्स्ट 18 को याद करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो मैंने ना एक ट्रिक बनाई है, एक वीडियो मैंने पहले 1 वीक पहले अपलोड कर दी है, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और वहाँ से जो ट्रिक है इनको फर्स्ट 18 या 20 एलिमेंट्स को लर्न करने की, वो चेक कर सकते हैं। सो इस डायग्राम में सिंबल भी बता रखा है, एटॉमिक नंबर भी बता रखा है। ठीक है, और प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और KLMN यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेल में कितने गिवन है, और इनके साथ साथ इनकी वैलेंसीज भी इनमें गिवन हो रखी हैं। ठीक है, तो अब ना हमें पढ़ना है, देखिए द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स और द अदर एलिमेंट्स, दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स विच और द सेम और डिफरेंट was thus explained an attempt to attain a fully filled out
आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। हमने मतलब ना एक एटम की ना कंबाइनिंग कैपेसिटी साइंटिस्ट ने क्यों जानी, ये इसीलिए जानी ताकि ना हम क्या कर सकें, एक्सप्लेन कर सकते हैं एज एन अटेम्प्ट टू, मतलब हम ये बता सकें कि ना फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल कैसी लगती है, ठीक है। सो ताकि वो क्या कर सकें, एक जो एलिमेंट है वो अपने फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल को अटेन कर सके। सो एन outermost शेल विच हैज़ हैड 18 इलेक्ट्रॉन्स was said to be octet, ठीक है। मतलब ऐसा outermost शेल जिसके अंदर 8 ही थे, यानी वो स्टेबल था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, वो होता है हमारा ऑक्टेट। क्या बोलते हैं हम उसको, उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। यहाँ पे लिखा है ऑक्टेट, ये बार बार पूछा जाता है दैट इन द एग्जाम्स ऑल्सो दैट व्हाट इज ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 8 एलिमेंट्स होने, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज एटम्स वुड डज रिएक्ट सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी एटम्स रिएक्ट करती हैं या एटम लूज करते हैं या गेन करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि जो उनके, ताकि वो क्या कर सकें, उनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो ऑक्टेट को अचीव कर सकें। दिस वॉज डन बाय शेयरिंग, ये कैसे हो सकती है, अब हम ना ऑक्टेट रूल कैसे कर सकते हैं, बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, गेन करके और लूज़ करके, ठीक है। ज़्यादातर लूज़ ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो लूज़ करते हैं, और जो मेटल्स होते हैं, वन मिनट, ज़्यादातर जो गेन करते हैं वो कौन से होते हैं, ज़्यादातर जो गेन करते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स, और जो लूज़ करते हैं वो होते हैं मेटल्स, ठीक है। तो अभी हमने ये पढ़ लिया है ना, गेन करने वाले हैं हमारे नॉन मेटल्स, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं, और लूज़ करने वाले होते हैं हमारे मेटल्स, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, केटाइन बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो होते हैं नेगेटिव, ठीक है। अब है हम शेयर करके भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस्ट और शेयर्ड सो एज टू मेक द ऑक्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इन द आउटरमोस्ट शेल गिव्स अस डायरेक्टली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। इससे हमें क्या पता लग जाता है, वैलेंसी, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी पता लग जाती है किसी भी एलिमेंट की। द वैलेंसी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल जो हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, सोडियम एटम्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन्स ईच इन द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। जो हाइड्रोजन है इसकी आउटरमोस्ट शेल में भी 1 वैलेंसी, इसकी भी वैलेंसी 1 है। लिथियम की भी क्या है, वैलेंसी जो है, मतलब आउटरमोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम के भी आउटरमोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। Therefore each of one of them can lose a electron, ठीक है, ये लूज कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। सो दे आर सेड टू हैव वैलेंसी ऑफ 1, तो इनकी वैलेंसी हो जाती है, इनकी वैलेंसी हो जाती है +1, क्योंकि ये लूज कर रहे हैं, ठीक है। कैन यू टेल व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की कितनी होगी वैलेंसी, देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक है। और एल्यूमिनियम का होता है 13, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, राइट। नेक्स्ट इज इट इज़ 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मैग्नीशियम की होती है 2 और एल्यूमिनियम की होती है 3, बिकॉज मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल के अंदर, और जो एल्यूमिनियम है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल के अंदर। इफ़ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी, देन वैलेंसी डिटरमाइंड इन अ डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ना फ्लोरीन एटम होता है, ठीक है। फ्लोरीन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल के अंदर, एंड वैलेंसी वुड ऑल्सो बी 7, बट इट इज़ ईजियर। अब देखो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं जैसे ना, जैसे फ्लोरीन एटम है, ठीक है, फ्लोरीन, मैं फ्लोरीन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके पास ना 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आखिरी शेल के अंदर, ठीक है। तो हम सोचेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, लूज़ कर लेगा, लेकिन नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने से अच्छा क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना ज़्यादा आसान है ना, मतलब 7 को लूज़ करने से अच्छा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना। तो फ्लोरीन क्या करेगा, हाँ, ठीक है। तो यही हमें यहाँ भी बताया गया है, फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्लोरीन उससे अच्छा तो ये है कि फ्लोरीन क्या कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। हेंस इट्स वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्टेट विच गिव्स अस अ वैलेंसी ऑफ द 1, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, 8 में से 7, यानी जिसके जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, 7 - 1 क्या हो जाएगा, 1, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 फ्लोरीन की, ठीक है। नेक्स्ट है वैलेंसी कैन बी मैनिपुलेटेड इन अ सिमिलर मैनर फॉर ऑक्सीजन, ऐसे ही हम ना ऑक्सीजन की निकाल सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर एन आइटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ अ डेफिनाइट
डिफाइंड कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉल द वैलेंसी, यानी वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट इज हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम। आप क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम का कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम क्लोरीन का क्या निकालेंगे, कॉन्फिगरेशन निकालेंगे। कॉन्फिगरेशन से हम क्या करेंगे, उसके मतलब आउटरमोस्ट शेल की वैलेंसी को देखेंगे और फिर उससे हम उसके वैलेंसी को ढूंढेंगे, ठीक है, ऐसे। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर की। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है, वी नो दैट द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। हमें ये पता है जो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर होते हैं हमारे प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इट इज़ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड एटम विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। मतलब जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, वही एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को हम जेड से क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। किसको, एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, मतलब ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, एक एलिमेंट, ठीक है। मैं एक एलिमेंट की बात की, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके भी एक ही एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन मास नंबर डिफरेंट कर सकता है, ठीक है। इन फैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होती हैं, मतलब उन्हें हम उनके प्रोटॉन से ही डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन होता है, उसके पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं, उसके पास 1 प्रोटॉन होता है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर भी 1 हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली फॉर कार्बन, अब कार्बन का कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 हैं, तो 6 ही हमारे क्या होंगे, एटॉमिक नंबर होगा कार्बन का, ठीक है। Next is mass number. After studying the properties of the subatomic particles, we conclude that the mass of the partially due to the protons and the neutrons alone. हमें ये पता लग गया ना कि जो मतलब जो पूरा एटम का मास होता है वो किसके अंदर होता है, प्रोटॉन के अंदर और न्यूट्रॉन के अंदर, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस में होते हैं, हमारे न्यूक्लियस में होते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस फॉर एन एटम, हैंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड द न्यूक्लियस। क्योंकि अब यही हमारे पूरा मास है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पूरा मास है, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, NuCleons, न्यूक्लियस हम इनका बोलते हैं। देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस, मतलब जो मास है किसी भी एटम का वो किस में होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है। ये रदरफोर्ड ने भी हमें बता दिया था। फॉर एग्जाम्पल हमें मास ऑफ कार्बन इज 12U। हमें पता है ना मास क्या होता है, 12U होता है, क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 6 + 6 कितने हो जाएगा, 12। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अब बात करते हैं मास नंबर की। तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल सम, ठीक है। मतलब यही है हमारा मास नंबर, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, देखो जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन, ठीक है, और मास नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये है हमारे फॉर्मूला दोनों चीज़ों के, ठीक है। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन्स एंड मास नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल में, अब हमें पता है जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल में होता है, ठीक है ना। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी हमारा जो एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहें तो जो एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल में भी होता है, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स एंड मास नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है। अब हम ना रिप्रेजेंट करने का एक ना नोटेशन होता है। इन द नोटेशन फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर, द मास नंबर इन द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स आर रिटन, ठीक है। हम इसे कैसे लिखते हैं, जैसे ना जो भी सिंबल होगा, सिंबल को हम लिखेंगे बीच में, ठीक है। मास नंबर को लिखेंगे ऊपर और एटॉमिक नंबर को लिखेंगे नीचे। जैसे ना अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, इसका एटॉमिक नंबर निकालेंगे, मास नंबर निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो मास नंबर क्या हो जाएगा इसका, 7 + 7 है ना, क्योंकि 7 न्यूट्रॉन्स 7 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14। और एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, वो होगा उसका जितने भी उसके अंदर प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो क्या होगा 7, तो 7 और 14, ठीक है। तो 14 तो ऊपर लिखेंगे, 7 नीचे लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा। सबसे पहले तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N,
अब हमारा मास नंबर का था 14 और नीचे था 7 हमारा एटॉमिक नंबर। तो ऐसे हम इसको डिनोट करेंगे नोटेशन से, ठीक है। अब ये है हमारी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। ये आपके वैसे होमवर्क क्वेश्चन है, आपको आते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट इज आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स हमने देखा इन नेचर अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। तो ठीक है, जो आइसोटॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं? जिनके पास एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन जो उनका मास नंबर होगा ना वो डिफरेंट होगा, मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। जैसे जैसे अगर हम ना हाइड्रोजन की बात करें, अगर हम हाइड्रोजन एटम एलिमेंट की बात करें तो इसके भी 3 होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा प्रोटियम, एक होता है हमारा ड्यूटेरियम और एक होता है हमारा ट्रिटियम, ठीक है। तो जो हमारा प्रोटियम होता है वो क्या होता है? वो होता है हाइड्रो, ऊपर इसका मास नंबर 1 और एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। ड्यूटेरियम में क्या होता है? मास नंबर 2 और नीचे एटॉमिक नंबर 1। ट्राइटियम में क्या होता है? मास नंबर 3 और नीचे एटॉमिक नंबर 1। तो ये मतलब इनमें क्या है? इनमें एटॉमिक नंबर तो एक ही है, ठीक है। एटॉमिक मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम ही है ना, है ना। एटॉमिक नंबर तो सेम है 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम है 1 लेकिन जो मास नंबर है वो डिफर कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारा जो प्रोटियम है उसमें 1 है मास नंबर, ड्यूटेरियम में 2 है और ट्राइटेरियम में 3 है, ठीक है। ऐसे अब ना ऐसे और भी एग्जाम्पल जैसे कार्बन का होता है ना, ऊपर 12 नीचे 6, ऊपर 14 नीचे 3 6, ठीक है। ऐसे क्लोरीन का भी होता है, क्लोरीन 35 70, क्लोरीन 37 17। यानी जो एटॉमिक, देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 17 तो सेम है लेकिन 37 35 सेम है, यानी मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी 6 सेम है लेकिन 12 और 14 डिफरेंट है, इसका मतलब मास नंबर डिफरेंट होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल हमें क्या पता लगा? दैट आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट तो हाइड्रोजन ही है लेकिन उसके जो आगे टाइप्स हैं, ठीक है, मतलब एलिमेंट तो हाइड्रोजन ही रहेगा लेकिन जो उसके लेकिन जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वो तो सेम रहेगा लेकिन जो मास नंबर होगा डिफर कर रहा है। इसलिए हमने हाइड्रोजन को क्या कर दिया? हाइड्रोजन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम एंड ड्यूटेरियम, ठीक है। ऐसे हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है? आइसोटॉप्स आर डिफाइंड as the atoms of the same element having the same atomic number but different mass numbers. Therefore we say that there are 3 isotopes of hydrogen atom, namely plutonium, ठीक है, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम, ठीक है। ये हो गए हमारे आइसोटॉप्स। अब बात करते हैं हम अपने सो मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ द आइसोटॉप। किसी किसी एलिमेंट्स में तो आइसोटॉप्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। ईच आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। जो भी आइसोटॉप किसी भी एलिमेंट का होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटॉप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो आइसोटॉप्स होंगे उनको सेम मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, सिमिलर होंगी, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी। क्लोरीन ऑकर इन द स्टेट इन 2 आइसोटॉपिक फॉर्म्स। हमें पता ना क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है? क्लोरीन एग्जिस्ट करता है इन कभी क्लोरीन का मास, एक क्लोरीन का मास होता है 35U और एक क्लोरीन का मास होता है 37U। तो मतलब डिफरेंट हो गए ना मास नंबर्स, ठीक है। तो अगर हम इनकी रेशो क्या होती है, हम जब रेशो होगी इनकी क्या होगी? 3:1 इनकी रेशो आती है, ठीक है। अब ऑब्वियसली द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट शुड वी टेक एज द मास ऑफ द क्लोरीन एटम। अब ना हमें यहाँ पे डाउट होता है कि हम ना क्लोरीन का मास लेंगे फिर क्या, ठीक है। मतलब अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्लोरीन का मास 35U लें या 37U लें, तो इसलिए हम ना एवरेज मास निकालते हैं क्लोरीन का। अब एवरेज मास कैसे निकालते हैं? अब ना हमें पता होता है कि ना जो 35U वाला क्लोरीन है, जो 35U वाला क्लोरीन है वो एटमॉस्फेयर में 75% प्रेजेंट है, ठीक है। 1 मिनट, जो हमारा 35U वाला है वो 37% है हमारे नेचर के अंदर, और जो 37U वाला है वो कितने हैं? वो 25% है हमारे नेचर के अंदर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे फिर? यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम निकाल लेंगे इसका एवरेज, ठीक है। एवरेज निकाल के हमारी जो एवरेज मास होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी? 35 जो 35U है वो कितना उसका परसेंटेज है? 75 है, यानी 75/100 प्लस एक है हमारा 37U वाला, उसकी कितनी परसेंटेज है? 25/100, ठीक है, 35/100। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब हम सॉल्व करेंगे दोनों को 5 के टेबल से जाएंगे, ये भी 5 के टेबल से जाएंगे। जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? इससे हमारा आंसर जाएगा 35.5U,
ठीक है, एटॉमिक मास आ गया 35.5 U। तो इसलिए हम क्लोरीन का क्या लेते हैं, क्लोरीन का जो हम एटॉमिक मास लेते हैं वो होता है क्लोरीन का एवरेज मास, ठीक है, और वो क्या होता है, वो होता है 35.5 U। क्या हो जाएगा, वो होगा 35.5 U। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम चलते हैं। अब जो ना, जैसे हमने आइसोटॉप्स की बात कर रहे थे, जो आइसोटॉप्स थे ना, उनमें क्या था, उनमें आइसोटॉप्स में ना इनके कुछ यूजेस भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्योर सब्सटेंस है तो इनका ना कई जगह पे यूजेस होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं, ठीक है। जैसे आइसोटॉप, एक यूरेनियम का आइसोटॉप होता है, वो हमारे फ्यूल यानी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर फ्यूल की तरह काम करता है। जो कोबाल्ट का आइसोटॉप होता है वो कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प करता है, और जो आयोडीन का आइसोटॉप होता है वो गॉइटर को हेल्प करता है ट्रीट करने में। सो आइसोबार्स देख लेते हैं। आइसोबार्स के अब ना, जैसे आइसोटॉप्स है वो आइसोबार्स भी होते हैं, ठीक है। सो अब हम आइसोटॉप्स को पढ़ते हैं, आइसोबार्स को पढ़ेंगे, ठीक है। लेट अस कंसीडर 2 एलिमेंट्स, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18। हमने ना 2 एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। मैंने कौन से एलिमेंट्स ले लिए, एक तो कैल्शियम ले लिया और मैंने एक आर्गन ले लिया, ठीक है। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है। अब देखें, जब ना हमने इनका देखो एटॉमिक मास तो इनका क्या निकल गया, एक मिनट, सॉरी, एटॉमिक नंबर तो इनका हमें पता है, एक का एटॉमिक नंबर है 18, एक का एटॉमिक नंबर है 20, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है दोनों का, लेकिन जब हम इसका मास निकालते हैं ना, मास नंबर, तो एक का मास नंबर दोनों का मास नंबर 40 आ जाता है। तो इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो मास नंबर है वो 40 यानी सेम आ सकता है। तो ऐसे एलिमेंट्स, मतलब ऐसे ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनके जो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव द सेम मास नंबर आर कॉल्ड द आइसोबार्स। इनको हम आइसोबार्स कहते हैं। मतलब क्या, मैं दोबारा बता देती हूँ, यानी देखो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स तो डिफरेंट है, ठीक है, और इनके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होंगे फिर तो, ठीक है। लेकिन जो इनका मास नंबर है ना, ये जब इनका टोटल करेंगे ना मास नंबर का, तो 40 बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आइसोबार्स बोलेंगे, ठीक है। सो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एक है आर्गन, एक है कैल्शियम, इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, एक का है 18 और एक का है 20, लेकिन जो इनका मास नंबर है वो सेम है, 40, ठीक है, सेम है इनका मास नंबर। तो इसलिए ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं आइसोबार्स, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं आइसोबार्स। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन आ जाती है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स which have the same mass number are called the isobars। तो ये क्वेश्चन आता है what is isobars, ठीक है। आइसोबार्स क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये है आइसोबार्स की डेफिनेशन हमारी एनसीईआरटी बुक से। अब हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस गिवन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको आते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए सिंबल बताना है HDT, यानी जैसे H है वो क्या है, ठीक है, एच हमें पता, आप पता कर लीजिए, ठीक है, टी पता कर लीजिए, टी पता कर लीजिए, और आपको इनके एटॉमिक पार्टिकल्स बताने हैं इन सब के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब आप इनको क्या करेंगे, नेम कर लेंगे। तो अभी हमने ये सारा टॉपिक पढ़ लिया है ना। सो दिस वाज अबाउट आवर वीडियो, मतलब हमने ना वीडियो के अंदर बहुत कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। वैसे जो डी है ये क्या है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटेरियम है, ये वो वाले हैं, आपको इनको बताना है, ठीक है। सो अब ना हमें यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा, चैप्टर का रिकैप बता देती हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का किसको मतलब इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जेरी थॉम्सन ने, और प्रोटॉन किसने, ई गोल्डस्टाइन ने। लेकिन जो प्रोटॉन है इसको नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। तो जब भी हम आप लिखते हैं ना कि किसने किसने किया है डिस्कवर, तो ई गोल्डस्टाइन के साथ रदरफोर्ड का भी नाम जाता है। जेरे थॉम्सन ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पॉजिटिव स्फीयर में लोकेटेड हैं। अब जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उससे हमारा न्यूक्लियस बना, ठीक है। और रदरफोर्ड ने ये भी बताया कि जो पूरा मास है वो किसके अंदर है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर। एटम का पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर होता है। नेक्स्ट इज नील बोहर ने हमें ये बताया कि जो एटम्स हैं इनके पास एक शेल्स होते हैं, यानी एनर्जी लेवल्स होते हैं पर्टिकुलर, और नेम क्या क्या थे इनके, K, L, M और N, ठीक है। नेक्स्ट इज जे चैडविक ने क्या किया था, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था न्यूक्लियस के अंदर, और उन्होंने ये बताया था कि 3 पार्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट बताया था कि शेल्स क्या क्या होते हैं, KLMN, और वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, जिससे वो मतलब क्या करेगा, वो लूज़ करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट यहाँ से आ जाता है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम एज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन और मास नंबर इक्वल्स टू न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नेक्स्ट इज आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद अ डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, सेम एलिमेंट है, ठीक है, और क्या सेम एलिमेंट है, डिफरेंट मास नंबर। लेकिन आइसोमर्स क्या होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हैं लेकिन मास नंबर तो सेम है, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। तो एलिमेंट्स को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही डिफाइन करते हैं। सो अभी हम जो एक्सरसाइज वाली जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैप्टर इज़ फुली कंप्लीटेड, सो वी हैव कंप्लीटेड अ फुल चैप्टर, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कॉल कीजिए और मुझे बताइए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।